हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए तो अपन एक एक पॉइंट पर बात करते हैं और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि आप लोग सबसे पहले तो अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जो आपकी इतनी मदद कर रहा है पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि मदद कर रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा उन्हें तुरंत कर लेना चाहिए। आपके विद्यार्थी जीवन में तो बड़ा काम आने वाला है भैया, ठीक है ना। चलिए तो इधर देख सकते हैं आप लोग राजस्थान जी के, और ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा कि भैया अगर अपन यहां पर बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कहीं ना कहीं अपन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी आप सभी पढ़ रहे हैं किसके साथ में, अभिषेक खांडल के साथ में पढ़ रहे हैं भैया। तो देखिए आप लोग यहां पर आमेर दुर्ग जो कि आपके जयपुर के अंदर स्थापित है, सबसे पहले इसकी छोटी छोटी बातें। तो देखो आप यहां पर सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रख लेना कि ये जो आमेर दुर्ग है, इस आमेर दुर्ग के अपने को क्या क्या नाम देखने को मिलेंगे, क्या क्या कह सकते हैं अपन इसको। तो ये ऐसा कहते हैं कि एक पहाड़ी है यहां पर, खोह पहाड़ी, खोह पहाड़ी, काली खोह की पहाड़ी जिसको अपन कहते हैं, काली खोह की पहाड़ी पर स्थापित है ये। तो यहां पर ये भी मैं आप लोगों के लिए नोट कर देता हूं ये वाली बात भी कि ये जो आपके आमेर दुर्ग है, ये जो आपके आमेर दुर्ग है, सबसे पहले तो आप यही ध्यान रख लेना कि ये कौन सी पहाड़ी पर स्थापित है। मान लो आप लोगों से पूछ ले तो ये इस पहाड़ी का नाम है काली खोह। हम आमेर दुर्ग पढ़ लेते हैं लेकिन अपने को पहाड़ी के बारे में पता नहीं होता, तो ये ध्यान रखना ये काली खोह की पहाड़ी पर स्थापित दुर्ग है। काली खोह की पहाड़ी पर स्थापित दुर्ग है आपके कौन सा, तो वो आपके हो जाएगा आमेर दुर्ग। मतलब कि ये एक प्रकार से आपके क्या हो जाएगा, मतलब कि ये एक प्रकार से आपके गिरि दुर्ग होगा भैया, ठीक है ना। ये एक प्रकार से आपके क्या हो जाएगा, तो ये आपके गिरि दुर्ग की कैटेगरी में चला जाएगा। बिल्कुल कौन सी पहाड़ी पर है, काली खोह की पहाड़ी पर। तो काली खोह की पहाड़ी पर स्थापित होने के कारण इसको कहा गया खोहगढ़। इसी आमेर दुर्ग का एक और नाम अपने को क्या मिलता है, तो इसी कारण इसका एक और नाम अपने को मिलता है खोहगढ़। ये ध्यान रख लेना आप लोग। दूसरी बात, इसको काकिलगढ़ भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका निर्माता कोकिल देव है, इसीलिए इसको कोकिलगढ़ या काकिलगढ़ भी कह सकते हैं। ध्यान रख लेना क्योंकि इसका निर्माता कोकिल देव को माना गया है भैया, इसलिए इसको कोकिलगढ़ या काकिलगढ़ भी कहते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना। फिर ये अम्बरीश ऋषि की तपोभूमि था, और जब ये अम्बरीश ऋषि की तपोभूमि था इसीलिए इसको क्या कहा गया, तो इसको अम्बरीशगढ़ भी कहा गया। अम्बरीशगढ़ भी इसको कहा जाता है, अंबावती दुर्ग भी इसको कहते हैं, क्योंकि आमेर का प्राचीन नाम क्या है, अंबावती, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, इसी को क्या कहते हैं आपके अंबावती दुर्ग भी इसको कहा जाता है। आमेर को प्राचीन रूप में क्या कहते थे, अंबावती के नाम से जानते थे, अंबावती नगरी, ठीक है ना। तो इसको क्या कह दिया गया, अंबावती दुर्ग। तो ये अम्बरीश, अंबावती, ये जब भी आपके आ जाए ना तो आप लोग सीधी सी बात ध्यान रख लेना, किसकी बात कर रहा है आपके, तो आमेर दुर्ग के बारे में बात कर रहा है। ये सीधा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए, और काली खोह की पहाड़ी पर स्थापित है, ये बात तो अपनी हो ही गई भैया पहले ही। अब बात ये आती है कि इसको बनवाया किसने, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि इसको बनवाया किसने, तो ये भी अपने आप में एक अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भैया, तो उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करते हैं इसके निर्माता को लेकर के, ठीक है ना, अगर निर्माता के बारे में बात करें तो कुछ ग्रंथों के अनुसार इसका जो निर्माता बताया गया वो आपके कोकिल देव को बताया गया, कोकिल देव को बताया गया भैया, क्योंकि ऐसा कहा गया। वैसे तो ये देखो आमेर जो साम्राज्य है ना, आमेर साम्राज्य के बारे में बात करें तो आमेर साम्राज्य तो आपके मीणाओं ने बसा दिया था, मीणाओं की देन है, लेकिन दूल्हे राय ने मीणाओं को पराजित करके आमेर पर अपना अधिकार कर लिया। दूल्हे राय, जिसको कछवा वंश का संस्थापक कहते हैं, उस दूल्हे राय ने मीणाओं को पराजित करके और आमेर पर अधिकार कर लिया। और जब आमेर पर अधिकार कर लिया तो ऐसा कहते हैं कि 1170 के आसपास और दूल्हे राय की हत्या कर दी गई मीणाओं के द्वारा, और फिर जाकर के आपके 1207 ईस्वी के अंदर, कब की बात, 1207 ईस्वी के अंदर इसी कोकिल देव ने आमेर को क्या बना दिया था, राजधानी बनाया था,
ठीक है ना, इसी कोकिल देव ने 1207 ईस्वी के अंदर आमेर को क्या बनाया, राजधानी बनाया था। तो ये प्रश्न आपके, मुझे जहां तक ध्यान है, अभी किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया था कि आमेर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन, तो आमेर को राजधानी बनाने वाला शासक आपके कोकिल देव को माना जाता है। बहुत अच्छी बात। तो फिर अपने को पता होना चाहिए कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के आधुनिक निर्माता कौन है भैया, इस दुर्ग के आधुनिक निर्माता कौन है भाई। निर्माता तक तो ठीक बात है, लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि इस दुर्ग के आधुनिक निर्माता कौन है तो अलग अलग है भैया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, 1592 ईस्वी के अंदर, 1592 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया था किसके द्वारा, राजा मानसिंह के द्वारा। बोलो किसके द्वारा, तो राजा मानसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। बाद में इसके अंदर अगर मैं यूं कहूं कि सबसे ज्यादा निर्माण, या मैं यूं कहूं कि पूर्ण निर्माण, तो पूरा निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा इसका पूरा निर्माण करवाया गया, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा, और इसका पूर्ण निर्माण करवाया गया। कौन से दुर्ग का पूरा निर्माण करवाया गया, आमेर दुर्ग का। तो देखो यहां मतलब कुल मिलाकर के मुख्यतः अगर बात करें तो 3 राजाओं की बात है, कुल मिलाकर के अगर मुख्यतः बात करें तो 3 राजाओं की बात है कि निर्माण कौन करवाएगा, कोकिल देव। लेकिन अगर बात की जाए कि इसका आधुनिक निर्माता, तो आधुनिक निर्माता राजा मानसिंह। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा निर्माण किसने, या यूं कहूं कि पूर्ण निर्माण किसने करवाया, तो मिर्जा राजा जयसिंह ने पूर्ण निर्माण करवाया। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं इसके बारे में, आमेर दुर्ग के बारे में एक छोटी सी बात आप लोग और सुन लेना, और क्या निकल करके आती है मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कि ये जो दुर्ग है ये आपके हिंदू मुस्लिम शैली में बना हुआ है भैया, हिंदू मुस्लिम शैली के समन्वय से निर्मित दुर्ग। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये जो आमेर दुर्ग है ये हिंदू मुस्लिम शैली के समन्वय से निर्मित दुर्ग है, हिंदू मुस्लिम शैली के समन्वय से निर्मित दुर्ग है आपके कौन सा, तो आमेर दुर्ग हो जाएगा भैया, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम शैली के समन्वय से निर्मित दुर्ग आपके कौन सा हो जाएगा, तो वो आपके आमेर दुर्ग हो जाएगा भाई, ठीक है ना। लेकिन अगर पूर्णतः मुस्लिम शैली में देखें तो आप जाओ अकबर का किला अजमेर के अंदर, वो पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना हुआ है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैंने आपको कुछ बातें बताई। सबसे पहले तो इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या हैं उन पर थोड़ा सा फोकस कर लेना। खोगढ़ क्योंकि काली खो पहाड़ी पर स्थापित है, कोकिल देव ने बनवाया तो कोकिलगढ़। अमरीशगढ़ भी इसको कहते हैं, अंबावती दुर्ग भी कहते हैं। कौन सी पहाड़ी पर स्थापित है, तो काली खो की पहाड़ी पर स्थापित है। बनवाएगा कौन, कोकिल देव बनवाएगा भैया। लेकिन आधुनिक निर्माता मानसिंह को कहते हैं, और पूरा निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे की बात करते हैं भैया यहाँ पर। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे की बात करते हैं। देखिए इसके बाद में अपन, तो देखो इसके बाद में आगे अपने पास में और क्या बातें निकल करके आती हैं वो भी अपन थोड़ा सा देखेंगे भैया, ठीक है। पहले नंबर की स्लाइड अभी अपने चल रही है, अब आती है स्लाइड नंबर 2, ठीक है ना। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो देख लिया करो भैया, यहाँ पर आपके स्लाइड नंबर मैं लिख देता हूं वैसे यहाँ पर, तो देख लो। अब आपके आ चुकी है स्लाइड नंबर 2, ठीक है ना। तो देखो आप यहां पर, अब सबसे बड़े प्रश्न जो बनते हैं वो बनते हैं आमेर दुर्ग के अंदर दर्शनीय स्थल। यही मामला गंभीर हो जाता है भैया, मैं आप लोगों को बता देता हूं। मामला तो यही गंभीर हो जाता है कि जो आपके आमेर दुर्ग है, इस आमेर दुर्ग के अंदर कौन कौन से दर्शनीय स्थल आपको देखने को मिलेंगे भैया। प्रश्न भी यहीं से आते हैं ज्यादातर, क्योंकि निर्माता वगैरह तो पूछने के लिए उसके पास में और बड़े बड़े दुर्ग हैं, तो प्रश्न भी आपके यहीं से बन करके आते हैं कि आमेर दुर्ग के अंदर कौन कौन से दर्शनीय स्थल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो देखिए आप लोग यहां पर कौन कौन से दर्शनीय स्थल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, तो सुन लीजिएगा आप यहां पर एक बार इसके बारे में भी। नंबर 1, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक कदमी महल, ठीक है ना। कौन सा महल देखने को मिलेगा, कदमी महल, ठीक है ना। 2-4 चीजें आपको बताऊंगा विशेषकर। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर ध्यान रखो कि यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक तो कदमी महल। इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। एक तो कदमी महल,
एक आपको यहां पर परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा वो है जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा मंदिर देखने को मिलेगा? तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, जगत शिरोमणि मंदिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। चलो भैया, अगर आपको ये भी क्लियर है तो यहां पर एक मंदिर देखने को मिलेगा, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग, केवल नाम भी ध्यान रख लोगे तो यहां पर काम हो जाएगा भैया। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, तो लीजिए भैया, यहां पर आपको देखने को मिलेगा अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर के अलावा एक आपको यहां पर देखने को मिलेगा शिला माता का मंदिर। शीतला माता नहीं है भैया, शिला माता। शीतला माता चाकसू के अंदर है, तो यहां पर आपको शिला माता का मंदिर भी देखने को मिलेगा भैया, ठीक है ना। तो देखते हैं यहां पर इन चारों के बारे में क्या क्या विशेष बातें हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लो कि यहां पर ये आपको मुख्यतः 4 चीजें जो कि परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई। कदमी महल के बारे में सबसे पहला प्रश्न जो कि आपके कदमी महल के अंदर बनता है, तो सुन लेना आप लोग। इसका जो निर्माण था वो 1237 के अंदर करवाया था राजदेव के द्वारा, ठीक है ना। एक एक प्रश्न सुनना आप लोग। निर्माण कब हुआ था भैया? तो निर्माण देखो आप लोग 1237 में राजदेव द्वारा निर्माण। सबसे पहला प्रश्न 1237 के अंदर और राजदेव द्वारा इसका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। आमेर के अंदर जितने भी महल हैं, आमेर के अंदर जितने भी महल हैं, उन महलों के अंदर सबसे प्राचीन महल आपके यही है भैया, ठीक है ना। तो इसी के बारे में कहते हैं कि ये आमेर का सबसे प्राचीन महल है। आमेर का सबसे प्राचीन महल, ये आपके आमेर का सबसे प्राचीन महल है। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। पहली बात तो इसका निर्माण 1237 में राजदेव ने करवाया था, और दूसरी बात आमेर का सबसे प्राचीन महल ये है। तीसरी बात ये ध्यान रख लेना अच्छे से, इसी महल के अंदर, इसी कदमी महल के अंदर एक छतरी बनी हुई है। इसी महल में छतरी के नीचे, इसी महल में छतरी के नीचे कछवाहा शासकों का राज्याभिषेक होता था। तो कौन से महल के अंदर होता था? तो कछवाहा शासकों का राज्याभिषेक होता था, जो कि कौन करते थे? मीणाओं द्वारा किया जाता था, ठीक है ना। कछवाहा शासकों का राज्याभिषेक होता था, और वो जो राज्याभिषेक होता था वो किसके द्वारा किया जाता था? तो ये ध्यान रखना, कछवाहा और शासकों का राज्याभिषेक किसके द्वारा किया गया? मीणाओं के द्वारा किया गया भैया, ठीक है ना। भीलों द्वारा मेवाड़ वालों का, और ध्यान रख लेना मीणाओं के द्वारा आमेर के जो कछवाहा शासक थे उनका राज्याभिषेक किया जाता था भाई, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि कछवाहा शासकों का राज्याभिषेक कहां पर होता था, तो आपके कदमी महल के अंदर होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगत शिरोमणि मंदिर, इसके प्रश्न परीक्षा के अंदर बहुत बार आए हैं भैया, बहुत बार इसके प्रश्न परीक्षा के अंदर आए हैं। और सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि इसका निर्माण कौन और कब करवाता है। तो ये ध्यान रखना, अपने आमेर के अंदर राजा हुए मानसिंह फर्स्ट। इन मानसिंह फर्स्ट की रानी थी जिसका नाम था कनकावती। मानसिंह फर्स्ट की रानी थी जिसका नाम था क्या? कनकावती। इस कनकावती के द्वारा, मानसिंह फर्स्ट की रानी कनकावती के द्वारा और अपने पुत्र जगत सिंह फर्स्ट की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है ना। अपने पुत्र जगत सिंह फर्स्ट की स्मृति में 1599 के अंदर बंगाल अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी की स्मृति में और आपके रानी कनकावती ने और जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। और जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर किसकी मूर्ति रखी हुई है भैया? अगर आप लोगों से पूछ ले कि जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर मूर्ति किसकी रखी हुई है, तो भगवान कृष्ण की। और कौन सी मूर्ति है? जिसकी मीराबाई चित्तौड़गढ़ के अंदर पूजा किया करती थी। बोले सर ये मूर्ति यहां कैसे आ गई? तो ये ध्यान रख लेना, 1567-68 के अंदर जब अकबर का चित्तौड़ अभियान था, तो उसी चित्तौड़ अभियान के अंदर भगवंत दास भी उनके साथ में थे। तो भगवंत दास वो प्रतिमा को यहां पर लेकर के आ गए, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की, इस मंदिर के अंदर, और भगवान कृष्ण की वही प्रतिमा है, भगवान कृष्ण की वही प्रतिमा है
जिसकी मीराबाई चित्तौड़ में पूजा किया करती थी। ध्यान रख लेना, जिसकी मीराबाई चित्तौड़ में पूजा किया करती थी, वो प्रतिमा आज आपको यहां देखने को मिलेगी भैया। चित्तौड़ में पूजा किया करती थी, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मतलब कि चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर में किसकी प्रतिमा है बताओ यहां पर? चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर के अंदर किसकी प्रतिमा है? फटाफट से बताइए। ये दो बातें आप विशेषकर याद रख लेना भैया। इसीलिए चित्तौड़गढ़ के अंदर आपके कोई भी प्रतिमा नहीं है, चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर में कोई भी प्रतिमा नहीं है, यही कारण है उसका, ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए साहब, इसके बाद में अपन शिला माता के मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो देखो शिला माता के मंदिर के बारे में क्या क्या बात निकलती है भाई, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रख लेना कि ये जो आपके शिला माता का मंदिर है, ये जो आपके शिला माता का मंदिर है, ये शिला माता आपके कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी है भैया। लोक देवियां वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो ज्यादा बात इसके अंदर करूंगा नहीं, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ये आपके कछवाहा राजवंश की, कछवाहा राजवंश की क्या मानी जाएगी? आपके आराध्य देवी। तो आप लोगों से पूछे कि कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी कौन, तो आपके शिला माता, शिला माता आपके आराध्य देवी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कुल देवी कौन है? कुल देवी तो जमवाय माता है भैया, कुल देवी तो जमवाय माता है, जो कि आपके जमवा रामगढ़ के अंदर है। और ध्यान रखना आप लोग, आराध्य देवी पूछे तो आराध्य देवी आपके शिला माता हो जाएगी, ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। एक प्रश्न और बन जाता है कि ये जो शिला माता है, इनके मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो मानसिंह प्रथम के द्वारा, ये ध्यान रखना आप लोग। मानसिंह फर्स्ट पूर्वी बंगाल से मूर्ति ला करके यहां पर स्थापित करवाता है भाई, यहां पर स्थापित करवाता है, ये ध्यान रख लेना। और तीसरी बात जो परीक्षा के अंदर पूछता है, इनके मंदिर में और जो चरणामृत मिलता है, इनके मंदिर में चरणामृत में जल एवं मदिरा क्या दिया जाता है? तो इनके मंदिर में चरणामृत में जल एवं मदिरा दिया जाता है। तो ये बात भी आप लोग थोड़ी सी ध्यान रखना। चलिए, तो राजस्थान की वह लोक देवी जिनके मंदिर में चरणामृत में जल व मदिरा दिया जाता है, तो कौन सी हो जाएगी? आपके शिला माता। तो ये चार चीज जरूर ध्यान रखना, कदमी महल, जगत शिरोमणि मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर और शिला माता का मंदिर। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग इसका फटाफट से। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो देखो इसके बाद में और क्या क्या बातें इसके अंदर निकल करके आती है कि यहां पर और क्या क्या है भैया। तो देखो आप लोग अच्छे से याद रखना, यहां पर और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो स्लाइड नंबर 3 पर चलते हैं अपन, स्लाइड नंबर 3। तो स्लाइड नंबर 3 अपनी क्या कहती है, उस पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे अपन। चलिए साहब, तो ये अपनी आ गई भैया स्लाइड नंबर 3, ठीक है ना। वही बात करेंगे, आमेर दुर्ग के अंदर दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं अभी। तो एक बार तो देखो आप लोग यहां पर आमेर दुर्ग, क्योंकि दर्शनीय स्थल यहां पर बहुत हैं भैया, क्योंकि आप लोगों को यह भी ध्यान होना चाहिए कि भारत में आने वाला प्रत्येक तीसरा विदेशी पर्यटक आपके जयपुर में आता है। जयपुर में आता है तो आमेर तो जाना ही जाना है भैया, आमेर तो जाना ही जाना है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो इसके अलावा आमेर दुर्ग के अंदर आपके कौन कौन से दर्शनीय स्थल आपको देखने को मिलेंगे, उस पर भी थोड़ा फोकस करते हैं अपन यहाँ पर। आमेर दुर्ग के अंदर और कौन कौन से दर्शनीय स्थल अपने को देखने को मिलते हैं, तो देखिए आप लोग फटाफट से यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको देखने को मिलेगा, एक तो गणेश पोल। क्या मिलेगा आपको यहां पर? तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक तो गणेश पोल, और गणेश पोल है तो मतलब कि दरवाजा है भैया, पोल आ गया तो मतलब कि दरवाजा है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। गणेश पोल, ये वो वाला पोल नहीं है जो आपके अनअकैडमी ऐप पर क्वेश्चंस में आता है, ठीक है ना। हाँ, कहीं आप समझ जाओ ये वो वाला पोल है जो आपके क्वेश्चंस में आता है, तो ये ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चंस में आने वाला पोल नहीं है। तो एक तो गणेश पोल आपके आ जाएगा इसके अंदर, एक आपके इसके अंदर आ जाएगा भैया दीवान ए आम, दीवान ए आम, दीवान ए खास, दोनों ही इसके अंदर आपके आते हैं। तो ये भी चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि यहां पर आपके दीवान ए आम देखने को मिलेगा और यहीं पर दीवान ए खास देखने को मिलेगा, ठीक है ना। दीवान ए आम और दीवान ए खास, तो ये भी दोनों चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। बोले सर ये तो बहुत जगह देखने को मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल, जयपुर के अंदर सिटी पैलेस में भी है दीवान ए आम, दीवान ए खास, ठीक है ना। और देखो जयगढ़ के अंदर भी है आपके दीवाने आम, दीवाने खास, तो ये तो मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बालाबाई की साल,
साड़ मतलब कमरे में कमरा, हर बार बताता हूं मैं आपको। वो भी बालाबाई, बालाबाई कौन थी अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक आपको देखने को मिलेगी बालाबाई की साड़, तो ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। जैसलमेर, बिल्कुल ध्यान रखना। गड़ीसर तालाब, जिसको गढ़सीसर तालाब कहते हैं वैसे, तो उसी गड़ीसर तालाब के किनारे आपके हिंगलाज माता की साड़ है भैया, उसी के किनारे आपके हिंगलाज माता की साड़ है। लेकिन अगर 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ पूछे तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ आपके मंडोर जोधपुर में है। और अगर आपके बालाबाई की साड़ पूछे तो बालाबाई की साड़ आपके कहां पर है, तो वो आपके आमेर दुर्ग के अंदर है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लेना कि ये जो गणेश पोल है ये आपके दुर्ग का आंतरिक दरवाजा है भैया। सबसे पहले तो ये दुर्ग का आंतरिक दरवाजा है, ये दुर्ग का आंतरिक द्वार है भैया। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रख लेना, ठीक है ना। जो अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार होता है वो ये है। और इसका जो निर्माण करवाया गया, ठीक है ना, इसका जो निर्माण करवाया गया वो सवाई जयसिंह ने करवाया था। तो गणेश पोल का जो निर्माण करवाया था वो आपके सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया था भैया, सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा। और इसका क्या करवाया जाता है, तो निर्माण करवाया गया। ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जो सबसे बड़ी बात है, कि इस गणेश पोल को देख करके, और हमारे एक विद्वान, हमारे एक इतिहासकार जिनका नाम था फर्ग्यूसन, 3 जगह टांग अड़ाते हैं भैया अपनी। पहली बात तो ये ध्यान रख लेना, फर्ग्यूसन टोटल 3 जगह अपनी टांग अड़ाएंगे। इन्होंने इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया। तो गणेश पोल जो कि आमेर दुर्ग के अंदर है उसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा कहने वाला कौन, तो वो आपके फर्ग्यूसन। 50 फीट तो चौड़ा है और 50 फीट ही लंबा है। 50 फीट तो यूं है और 50 फीट ही इसकी चौड़ाई है, ऐसा कहते हैं भैया। तो ये ध्यान रख लेना, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया किसने, फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ को देख करके क्या कहा था कि ये तो रोम के टार्जन टावर के समान लगता है। जब फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ को देखा तो विजय स्तंभ को देख करके क्या कहा, ये तो रोम के टार्जन टावर के समान है। वहीं फर्ग्यूसन ने सिटी पैलेस उदयपुर को देखा तो उसको क्या कहा, राजस्थान के विंडसर महल। तीनों चीज ध्यान रखना, राजस्थान के विंडसर महल, उदयपुर के सिटी पैलेस को, रोम के टार्जन टावर के समान, तो भैया आपके विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ को। विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा, तो ध्यान रखना आप लोग आपके गणेश पोल जो कि आमेर दुर्ग के अंदर है। दूसरी बात, दीवाने आम का निर्माण कौन करवाएगा, तो दीवाने आम का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है ना। ये जो दीवाने आम है इसका निर्माण कौन करवाएगा, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्माण। ध्यान रख लेना, कौन निर्माण करवाएगा, तो मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्माण। वहीं पर भैया जो आम बनवाएगा वही खास बनवाएगा भाई। तो दोनों बातें ध्यान रख लो, जो आम बनवाएगा वही क्या बनवाएगा, वही खास बनवाएगा। तो यहां भी वही आ जाएगा, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्माण। इसमें सोचना ही क्या भैया, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्माण करवाया गया, ठीक है ना। तो ये भी देखो आप लोग थोड़ा सा। और ये जो दीवाने खास है इसका एक नाम और मिलता है, इसको कहते हैं भैया, अच्छे से ध्यान रखना आप लोग, जय मंदिर। क्या कहते हैं इसको, जय मंदिर, या फिर इसको जस मंदिर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको जय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जो दीवाने आम है, जो आपके दीवाने आम है, यहां तो लगेगा आम लोगों का दरबार, मतलब कि यहां तो लगता था आपके जन दरबार। जो आम लोग हैं, जैसे मैं मिलने जाऊंगा तो मैं दीवाने आम में मिलूंगा भैया। लेकिन सामंत एवं मंत्रियों की सभा आपके दीवाने खास में होती थी भैया। जो बड़े बड़े सामंत आते थे, सामंत एवं मंत्रियों की सभा जो होती थी वो आपके कहां होती थी, तो सामंत एवं मंत्रियों की सभा आपके दीवाने खास में होती थी, ठीक है ना। तो खास में खास लोगों की सभा और आम के अंदर जनता का दरबार लगता था नॉर्मली। आई बात समझ में। ऐसे ही ध्यान रख लेना आप लोग कि इसका जो प्रथम प्रवेश द्वार है वो है जयपोल। अगर आपसे कोई पूछ ले, अभी मैंने लिखा ना वो तो आंतरिक दरवाजा है, फिर भी आप लोगों से कोई पूछ ले कि इसका प्रथम प्रवेश द्वार, तो इसका जो प्रथम प्रवेश द्वार है वो है आपके जयपोल। वो जयपोल के नाम से जाना जाता है। और जयपोल से जैसे ही आप अंदर की तरफ एंट्री करते हैं आपको एक चौक नजर आएगा जिसको कहते हैं जलेब चौक। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जलेब चौक कहां पर है, ठीक है ना, तो जलेब चौक आपके आमेर के अंदर है, ये ध्यान रख लेना। ये अच्छा प्रश्न बन सकता है भैया कि जलेब चौक कहां पर है, तो जलेब चौक ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो ये आपके आमेर के अंदर है भाई, विशेषकर ध्यान रखना आप। अब बात ये आती है कि हुई इज बालाबाई, तो बालाबाई ध्यान रख लेना आप लोग, पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी।
पृथ्वीराज कछवाहा की रानी, ये ध्यान रखना आप लोग, पृथ्वीराज कछवाहा की रानी बालाबाई और बीकानेर के राव लूणकरण सर की पुत्री, मतलब कि बीकानेर के राव लूणकरण सर जिनको कलयुग का कर्ण कहते हैं, उनकी पुत्री बालाबाई का विवाह और जयपुर के पृथ्वीराज कछवाहा के साथ में हुआ था भैया। ये आप लोग ध्यान रखना, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। हाँ जी, फिर आगे बात करते हैं इसके बाद में। तो देखो इसके अलावा यहां पर और क्या क्या अपने को देखने को मिलेगा वो भी अपन देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है ना। आमेर दुर्ग काफी बड़ा है भैया, तो इतनी जल्दी तो खत्म होने वाला है नहीं। तो अभी तो मैंने आपको 8 चीजें बताई है केवल आमेर दुर्ग के अंदर, ठीक है ना। 8 चीजें मैंने आपको टोटल बताई है आमेर दुर्ग के अंदर। तो देखो आप लोग स्लाइड नंबर 3 पर चलते हैं भैया, इसके बाद में अपन, और स्लाइड नंबर 3 पर आमेर दुर्ग के अंदर और क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो देखो आप लोग यहां पर आमेर दुर्ग के अंदर और क्या क्या दर्शनीय स्थल अपने को देखने को मिलेंगे भैया, उन सभी के बारे में अभी अपन यहां पर बात करेंगे। फटाफट से अपन इसको क्लियर करते हैं अभी एक ही मिनट में। अब चलो, तो आमेर दुर्ग के अंदर एक अपने को देखने को मिलता है सुहाग मंदिर। ध्यान रखना क्या देखने को मिलेगा, सुहाग मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी मंदिर है ना वो सभी मैं आपको यहां पर बता देता हूं एक बार, ठीक है ना। तो आमेर के अंदर एक तो आपको देखने को मिलेगा सुहाग मंदिर, जितने भी मंदिर हैं सब याद कर लो आप लोग। आमेर दुर्ग के अंदर ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा एक जस मंदिर, ये ध्यान रख लेना आप लोग, जस मंदिर। आमेर दुर्ग के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक नरसिंह मंदिर, तो ये नरसिंह जी का भी मंदिर है वहां पर आपकी, ठीक है ना। नरसिंह मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। आमेर दुर्ग के अंदर आपको देखने को मिलेगा सुख महल, जहां जाने से सुख की प्राप्ति होती है भैया, सुख महल। अभी बताऊंगा आप लोगों को कैसे क्या, ठीक है ना। इसको सुख महल या फिर सुख मंदिर भी कह सकते हो आप लोग, आराम मंदिर कहते हैं इसको वैसे, ठीक है ना। इसको आराम मंदिर, सुख मंदिर कह सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। इसी का नाम है आपके आराम मंदिर। और बाकी जो भी चीजें बच गई वो भी आप यहां पर लिख लो भैया, जो भी बच गई, जैसे दिलाराम का बाग है, माउठा झील है, केसर क्यारी बाग है, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। जैसे बहुत ही फेमस है माउठा झील, माउठा झील यहां पर देखने को मिलेगी। दौलत राम या दिलाराम का बाग, ये भी ध्यान रखना, दिलाराम, ठीक है ना, दिलाराम या दौलत राम, दिलाराम या दौलत राम का बाग, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और क्या गजब का, ऊपर से आप नीचे की तरफ कभी देखना, बहुत ही सुंदर सा बाग नजर आता है, केसर क्यारी बाग। बोलो कौन सा बाग, केसर क्यारी बाग। तो ये सब चीजें आपको आमेर के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए कि इनको और किन किन नामों से जानते हैं भैया, क्योंकि हम कल को देखने चले जाएं और आप पूछे सुहाग मंदिर, बोले यहां तो कोई सुहाग मंदिर है ही नहीं भैया। तो ये ध्यान रख लेना, इसी सुहाग मंदिर का नाम है सौभाग्य मंदिर, इसी सुहाग मंदिर का नाम है सौभाग्य मंदिर, जहां से रानियां अपने सुहाग मतलब कि राजा को देखा करती थी, दीवाने आम का दृश्य देखती थी यहां से, दीवाने आम, ठीक है ना। हाँ, और फिर बैठ के पंचायती करती थी, राजा जी की आज लाल रंग की पगड़ी बहुत जोरदार लग रही है, अरे बोले तिलक तूने बहुत शानदार निकाला है। फिर दूसरी लुगाई कहती है आज देखो कैसे रुआब में है, ठीक है ना। अरे बोले कुछ नहीं, बोले गुस्से में गए हैं आज। तो ऐसे पंचायतियां क्या करती थी, राजाओं को देख करके दीवाने आम का दृश्य देखती थी। और ये रानियों का हास परियास का स्थान था, हंसी मजाक यहीं पर बैठे बैठे कर लिया करती थी। लेकिन अगर कोई पूछे कि बोले दीवाने खास का दृश्य कहां से देखती थी, तो वो देखती थी आपके जस मंदिर से, ठीक है ना। वो कहां से देखती थी, तो जस मंदिर से देखती थी, ये ध्यान रखना। इन तीनों का निर्माण, ये जो तीनों लाइनें मैंने यहां पर लिखी है आपके, माउठा झील, दिलाराम का बाग और केसर क्यारी बाग, ये मिर्जा राजा जयसिंह बनवाता है भैया। ये कौन बनवाता है आपके, तो ये ध्यान रख लेना, ये निर्माण आपके मिर्जा राजा जयसिंह करवाएगा भैया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज इसमें से पूछ सकता है, तो ये निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। तो ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेना भैया, कौन सी चीज कौन बनवा रहा है याद होना चाहिए भैया आपको, ठीक है ना। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये मान सिंह जी की देन है, ये मान सिंह जी की देन है,
ठीक है। चलो साहब फिर सुख मंदिर पर आ जाओ। तो सुख मंदिर का निर्माण भी मिर्जा राजा जयसिंह करवाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो सुख मंदिर है इसका निर्माण भी कौन करवाता है, तो ये भी मिर्जा राजा जयसिंह करवाता है। बाकी ये मामला आपके किसका है, ये मान सिंह जी का है, ठीक है ना। और ये जो सुख मंदिर है ये राजाओं का ग्रीष्मकालीन निवास, मैं कह रहा था ना सुख की प्राप्ति होती थी यहां, तो देखो आप लोग ये राजाओं का ग्रीष्मकालीन आवास हुआ करता था। गर्मियों के दिनों के अंदर राजा यहीं बैठा करते थे, ठंडी ठंडी हवा आती थी भैया। गांव में कहते हैं ठंडी ठंडी बाढ़ चाले बोले, ठंडी ठंडी बाढ़ चली बोले। तो ये ध्यान रख लेना, ग्रीष्मकालीन निवास स्थल यही होता था भैया, राजाओं का ग्रीष्मकालीन निवास, ठीक है ना। गर्मियों में यहीं पर टाइम पास किया करते थे। तो देखो आप लोग यहाँ पर ये सारे दुर्ग ये सारी स्थान आपको आमेर में देखने को मिलेंगे। फटाफट से क्लियर करो इसको। हाँ जी चलिए साहब, तो इसके बाद में देखो आप लोग यहाँ पर, इसके अलावा आपको यहां पर कुछ छोटी छोटी चीजें देखने को मिलेंगी भैया, ठीक है ना। कुछ छोटी छोटी चीजें देखने को मिलेंगी जो मैं आपको बता देता हूं एक बार। चलो तो एक स्लाइड अपन और ले लेते हैं आमेर दुर्ग को लेकर के, कि यहां पर और क्या क्या अपने को छोटी छोटी चीजें देखने को मिलेंगी। फिर अपन चलेंगे जयगढ़ दुर्ग की तरफ। तो देखो स्लाइड नंबर 4 अपने पास में आती है, और स्लाइड नंबर 4 के अंदर तो आपके आमेर दुर्ग है, इस आमेर दुर्ग के अंदर आपको और क्या क्या देखने को मिलता है वो सारी बातें मैं एक बार फटाफट से आप लोगों को बता देता हूं। शीश महल, आमेर दुर्ग के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक तो शीश महल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बिहारी जी ने क्या कहा, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी जी ने इसको दर्पण धाम कहा। बोले क्या कहा है इसको, तो बिहारी जी ने इसको दर्पण धाम कहा है, क्योंकि कांच का बना था ना, तो कांच का बना था तो दर्पण धाम। आज भी आप जाकर के देखना और अपने मोबाइल की जो फ्लैश लाइट है वो चला करके देखना आप लोग, ठीक है ना। फ्लैश जैसे ही आप चलाओगे फ्लैश लाइट तो एक गजब का दृश्य वहां पर बनता है भैया, एक गजब का दृश्य वहां पर आपको नजर आएगा। असली कलाकारी आपको वहीं पर देखने को आएगी भैया। बिल्कुल सिंहपोल भी है भैया, सिंहपोल भी इसके अंदर है, ठीक है ना। लेकिन अपन तो प्रमुख की बात करेंगे ना। शीश महल के अलावा यहां पर आपको रत्नेश्वर तालाब देखने को मिलता है, रत्नेश्वर तालाब आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर आपको 24 कमरों का महल देखने को मिलेगा, 24 कमरों का महल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको यहां पर बुखारा गार्डन देखने को मिलेगा। ये छोटी मोटी चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ऐसे ही आपको पन्ना मीणा की बावड़ी यहां पर देखने को मिलेगी। पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर है, तो ये आमेर के अंदर है भैया। तो ये चीज आप लोग थोड़ी सी ध्यान रख लेना, ये सारी चीजें आपके आमेर दुर्ग के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। सारी बातें मैंने बताई, देखो आप लोग यहां पर। चलिए तो देखिए आप लोग यहां पर अच्छे से सारी बातें मैंने आपको यहां पर बता दी, ठीक है ना। ध्यान देना इधर आप। तो ये देखो आप लोग, सबसे पहले मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन के बाद में कौन कौन सी सबसे प्रमुख चीजें हैं, मेन इंपॉर्टेंट स्लाइड तो आपकी यही है। फिर दूसरे नंबर पर देखो आप लोग और क्या क्या आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये बता दिया मैंने आपको। तीसरे नंबर पर फिर देख सकते हैं आप लोग यहां पर कौन कौन से मंदिर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और चौथे नंबर पर आप लोग यहां पर आमेर दुर्ग के बारे में और छोटी मोटी बातें देख चुके हो, ठीक है। और सुनो अब आप लोग, इसी आमेर दुर्ग से आपके 21 फरवरी 2015 को, पर्यटन वाले विशेषकर ध्यान रख लेना भैया, 21 फरवरी 2015 को इसी आमेर से आपके नाइट टूरिज्म की शुरुआत की गई। ये भी आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है ना। 21 फरवरी 2015 को आपके नाइट टूरिज्म की शुरुआत की गई थी। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि नाइट टूरिज्म की शुरुआत अगर दुर्गों में पूछे तो आमेर, और वैसे पूछे दुर्गों में पूछे तो आमेर दुर्ग, और वैसे भी अगर शहर में पूछे तो भी ध्यान रख लेना आप लोग आमेर बताना भैया। नाइट टूरिज्म की शुरुआत आपके यहीं से की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यही आमेर दुर्ग आपके यहां पर आते हैं सर्वाधिक विदेशी पर्यटक। इसी आमेर दुर्ग के अंदर आपके आते हैं सर्वाधिक विदेशी पर्यटक। तो ये भी ध्यान रख लेना आप लोग कि सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक कौन से दुर्ग में आते हैं, तो आमेर दुर्ग में। मैं बता ही रहा हूं, भारत में आने वाला प्रत्येक तीसरा विदेशी पर्यटक जयपुर जरूर आता है, जयपुर आता है तो आमेर आता है। सब कहां जाते हैं, पहला तो भैया आगरा में सबसे ज्यादा, दूसरे पर दिल्ली और तीसरे पर जयपुर,
ठीक है ना। और यही आमेर दुर्ग, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप जैसे शुरुआत जो थी वो अपनी देखो आप लोग, ये हाथियों की हाथियों के लिए, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, यही आमेर दुर्ग आपके हाथियों की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो ये आमेर दुर्ग आपके हाथियों की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। हाथियों की सवारी के लिए ये आपके क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध। तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग आपके हाथियों की सवारी के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो आपके आमेर दुर्ग, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, तो सुनो आप लोग यहां पर 1707 के बाद में 1707-8 ईस्वी के अंदर आमेर के ऊपर किसने अधिकार कर लिया था? तो आमेर के ऊपर मुअज्जम खां का अधिकार हो गया था। इसी मुअज्जम खां ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था बहादुर शाह। तो ये ध्यान रख लेना, बहादुर शाह का अधिकार हुआ था भैया। और इस बहादुर शाह ने, इस मुअज्जम खां ने सवाई जयसिंह को गद्दी से हटा करके उसके भाई विजय सिंह को गद्दी पर बिठा दिया और आमेर का जो नाम था वो नाम बदल करके क्या रख दिया? मोमिनाबाद। आमेर का नाम बदल करके क्या रखा भैया? मोमिनाबाद। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, मोमिनाबाद कौन से दुर्ग का नाम रखा गया था? तो आमेर दुर्ग का नाम बदल करके रखा गया था आपके मोमिनाबाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग थोड़ा सा कि मैं भाई पढ़ाते समय, ये दुर्ग पढ़ाते समय थोड़ा सा पढ़ाने पर ज्यादा फोकस और आपके कमेंट पर फोकस कम करता हूं भैया, क्योंकि मैटर बहुत सारा है ना, बहुत सारे दुर्ग पढ़ने अभी तो अपने को। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये 4 बातें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, तो ये आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। ये आपके आमेर दुर्ग की बात यहां पर समाप्त करते हैं भैया। आमेर दुर्ग की बात आपके यहां पर क्या कर देते हैं? अपन समाप्त कर देते हैं, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तो आप में से जो भी विद्यार्थी, ठीक है ना, आप में से जो भी विद्यार्थी और जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं भैया। चाहे तो भैया ये तो क्वेश्चन है, इन्हीं को अच्छे तरह से तैयार करने के लिए आप प्लस के ऊपर भी जुड़ सकते हो, ठीक है, जहां पर अभी आरएस का बैच चल रहा है भैया, ठीक है ना। और सबसे बड़ा विशेषकर सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो विशेषकर ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड वालों के लिए अभी कल से ही बैच स्टार्ट हुआ है, तो ज्वाइन कर लो भैया आज ही। कई विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, उसके साथ में ये टेस्ट सीरीज आरएस की आप लोग दे सकते हो। और सबसे खास बात तो ये है कि अनअकैडमी की कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके सारे कोर्स चालू हो जाते हैं। मैंने सेकंड ग्रेड का ले लिया और फर्स्ट ग्रेड पहले आ गई, तो वो भी आपके चालू है। सेकंड ग्रेड चालू, आरएस मेंस, पुलिस, वीडियो सब कुछ आपके चालू हो जाएगा ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। और उस एक सब्सक्रिप्शन की कीमत मतलब कि उसकी फीस, तो उसकी फीस केवल और केवल कितनी है भैया? 7,000 या 8,400। लेकिन उसमें भी 10% का डिस्काउंट है अगर आप कोड लगाते हैं SCAS10, मतलब साल भर पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए हमने कितने सौ रुपए दिए? 6,300। और अगर हम 7,560 दे देते हैं, थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन ध्यान रखना मतलब कि पर मंथ 100 रुपए ज्यादा लगे आपके, लेकिन आपने 2 साल का काम कर लिया, ठीक है ना। अब 2 साल में कोई सा भी एग्जाम आ जाए, बोले सर आप क्या चाहते हो 2 साल तक नौकरी नहीं लगे? भैया मैं तो चाहता हूं कि अभी मान लो वीडियो में सेलेक्ट हो जाओ तो आरएस की तैयारी कर लेना, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है भैया। चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। और लीजिए भैया, आज अपन इतनी बात करेंगे, तो आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अपनी। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।